लव जिहाद का हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है। आरोपी ने रिटायर्ड आईएएस की बेटी से पहचान छिपाकर धोखे से शादी की, फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। इस दौरान वो बार बार धमकी देता था। महिला अपने पति की मौत के बाद आरिफ के संपर्क में आई थी। फिलहाल पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लखनऊ के एक कार्यक्रम में महिला से मिला था। यहाँ ये भी जान लीजिए कि आरोपी युवक आरिफ हाशमी ने आदित्य आर्य बनकर महिला के साथ धोखे से शादी की, फिर धर्म परिवर्तन की धमकी देने लगा। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मारपीट, हत्या प्रयास, दुष्कर्म, अप्राकृतिक कृत्य, लूट, धोखाधड़ी जैसे तमाम मामले धर्मांतरण की गंभीर धाराओं के साथ दर्ज कराया है। मामला आगरा के थाना सदर क्षेत्र का है। आरोपी युवक लखनऊ का ऐशबाग का रहने वाला बताया जा रहा है। सदर में एक पीड़िता के एप्लीकेशन के ऊपर जांच की गई थी और उसके एप्लीकेशन में कई सारी चीज़ें उसमें उन्होंने लिखी थी। एक व्यक्ति जिसका नाम आरिफ है, जो कि अपने खुद को किसी अन्य नाम से महिला के सामने जो है उसने प्रस्तुत न किया था, संबंध जो है वो इस्टेब्लिश न किए थे महिला के इसी प्रार्थना पत्र पे, और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा जो है 307, 376, 377, 386, क्योंकि एक्सटॉर्शन भी इसमें करता था ये। फिर बाद में जो एंटी कन्वर्जन, जो कन्वर्जन लॉज हैं, उसमें भी मुकदमा जो है वो पंजीकृत किया गया है। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करके इसको जेल भेजा। तो लव जिहाद की आग एक पूर्व आईएएस अधिकारी के घर तक, परिवार तक पहुंच चुकी है। आगरा के इस परिवार की बेटी इस आग में पिछले कुछ सालों से झुलस रही है। धर्म ना बदलने की वजह से अक्सर उसे शारीरिक और मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन अब पीड़ित महिला ने साजिशों को बेनकाब कर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवा लिया है। लव जिहाद में फंसी रिटायर्ड आईएएस की बेटी, नाम बदलकर रिटायर्ड आईएएस की बेटी को फंसाया। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इस शख्स का नाम आरिफ हाशमी है, लेकिन इसकी असलियत कई साल बाद तब खुली जब इसकी पत्नी ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई। दोस्ती से शुरू हुआ था सिलसिला, लव जिहाद की साजिशों में फंसा। ताजनगरी में एक बड़े घर की शादीशुदा महिला लव जिहाद का शिकार बन गई। पति की मौत के बाद अधिकारी की बेटी से लखनऊ के ही शख्स ने अपना नाम और पहचान छिपाकर दोस्ती कर ली। पहले धोखे से तिलक लगाकर फोटो खींच लिए। इनके आधार पर ही ब्लैकमेल करके उसने आर्य समाज मंदिर में शादी रचा ली। शादी के बाद सच्चाई सामने आने लगी तो आरोपी ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। लव जिहाद का हाई प्रोफाइल केस, हिंदू बनकर अधिकारी की बेटी से मिला, हिंदू रीति रिवाज से आर्य समाज मंदिर में शादी की, सच्चाई सामने आने के बाद शोषण शुरू कर दिया। महिला की बेटी और ससुर के नाम होटल का फंड हड़पा। आरोपी अप्राकृतिक कृत्य और मारपीट करने लगा। सच्चाई सामने आने के बाद आरोपी आरिफ हाशिम लगातार महिला का शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहा था। इतना ही नहीं, महिला की बेटी और ससुर के नाम के होटल का फंड भी वो हड़प रहा था। बीते शनिवार की रात को होटल में महिला के साथ आरोपी ने फिर मारपीट की, जिसके बाद लव जिहाद की शिकार पीड़ित महिला ने आगरा के सदर थाने में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी, अप्राकृतिक कृत्य और विधि विरुद्ध धर्मांतरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। के एप्लीकेशन के ऊपर जांच की गई थी और उसके एप्लीकेशन में कई सारी चीज़ें उसमें उन्होंने लिखी थी। एक व्यक्ति जिसका नाम आरिफ है, जो कि अपने खुद को किसी अन्य नाम से महिला के सामने जो है उसने प्रस्तुत न किया था, संबंध जो है वो इस्टेब्लिश न किए थे महिला के इसी प्रार्थना पत्र पे, और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा जो है 307, 376, 377, 386, क्योंकि एक्सटॉर्शन भी इसमें करता था ये। फिर बाद में जो एंटी कन्वर्जन, जो कन्वर्जन
लॉज हैं उसमें भी मुकदमा जो है वो पंजीकृत किया गया। महिला का ससुराल आगरा के एक प्रतिष्ठित परिवार में है। महिला के पति की 2005 में मौत हो गई। पिता का भी देहांत हो चुका है। पुलिस के मुताबिक पति की मौत के बाद लखनऊ में एक पार्टी के दौरान महिला की मुलाकात आरिफ से हुई थी। आरोपी ने उस वक्त महिला को अपना नाम आदित्य बताया और खुद को टिम्बर कारोबारी बताया। महिला से बातचीत में उसने मिलकर कारोबार करने का झांसा दिया। इसी बहाने वो अपने घर बुलाने लगा। एक दिन किसी पार्टी में आरोपी ने महिला के टीका लगाते हुए साजिश के तहत फोटो खींच लिए, जिसमें मांग भरने जैसी तस्वीर नजर आ रही थी। इस फोटो से बदनाम करने का डर दिखाकर वो समय समय पर पैसे वसूलने लगा और महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। इसके लिए वो महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करता था। ये धाराएं जो है काफ़ी गंभीर इसमें लगाई गई हैं। इन्वेस्टिगेशन इसमें जो है वो की जाएगी, इसीलिए 307 और 386, 377, 76 ये सारी जो धारा है उसमें लगाई गई है और जो कन्वर्जन का जो कानून है उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। पूछताछ चल रही है या जेल भेज दिया गया अभी तक? क्या देखिए, और अभी फिलहाल पूछताछ चल रही है। उसको गिरफ्तार किया गया है, उसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। मामला हाई प्रोफाइल घर की महिला से जुड़ा होने के चलते पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और लव जिहाद जैसी घिनौनी साजिश रचने वाले आरोपी आरिफ हाशमी को गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़ते हैं, वहीं बात करते हैं बिजनौर की। लव जिहाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिजनौर के रहने वाले एक युवक की बात करेंगे। मध्य प्रदेश से बहला फुसलाकर एक युवती को वो बिजनौर ले आया। जैसे ही इसकी भनक एक खास समुदाय के कार्यकर्ताओं को लगी तो वो मध्य प्रदेश से फरार युवती की खोज कर पुलिस के हवाले कर देते हैं, जबकि आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मध्य प्रदेश की पुलिस और युवती के परिजनों को सूचित कर दिया है। जल्द मध्य प्रदेश पुलिस युवती को बिजनौर से लेकर जाएगी। त्योहारा अंतर्गत ग्राम शाहपुर खेड़ी से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गुलजार सैफी नामक व्यक्ति के यहाँ एक 20 वर्षीय महिला आई हुई है। इस सूचना पर जब जानकारी की गई तो यह तथ्य संज्ञान में आया कि महिला थाना कहानीपाड़ा सिवली जनपद की रहने वाली मध्य प्रदेश की है और उसकी गुमशुदगी वहाँ थाने में दर्ज है। स्थानीय थाने से संपर्क हो गया है, वहाँ की थाना पुलिस आ रही है। जो भी वहाँ उसके माता पिता तहरीर दिए होंगे या अपनी कार्रवाई के लिए कहे होंगे, स्थानीय पुलिस आके इसको ले जाके और कार्रवाई वहाँ संपादित करेगी। और अब दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीर आगरा की, जहां पर आईएएस की बेटी धोखे से शादी, धर्म परिवर्तन का उस पर दबाव बनाया गया, यानी कि लव जिहाद की शिकार हुई है। तो इसके अलावा बिजनौर की घटना है। दोनों तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एमपी की युवती के साथ धोखा हुआ है और पुलिस को इस बाबत जानकारी दी गई है। यहाँ से सवाल खड़े होते हैं अब उन लोगों पर जो ये कह रहे थे कि धर्मांतरण कानून जो लाया गया है, जो अध्यादेश लाया गया, वो उचित नहीं है, उसको हटाया जाना चाहिए, वो तो संविधान के खिलाफ इस तरह की बातें कही गई। लेकिन अब सवाल ये है कि इन घटनाओं को फिर कैसे रोका जाएगा। बात फतेहपुर की कर लेते हैं। देर रात ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई और आग की लपटों को देख जो लोकल थे, स्थानीय लोग थे, विद्युत विभाग को सूचित करते हैं फोन करके। बिजली कटवाई और दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला है। तस्वीरों को देखिए, अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की अफरा-तफरी फैल गई है। चले गंगा सवेरा में अब आगे बढ़ते हैं और पूर्वांचल की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में आपको बताते हैं। जौनपुर के बदलापुर कोतवाली अंतर्गत एक गांव के होमगार्ड की बेटी की हत्या ऑनर किलिंग साबित हुई है। भाई ने ही गला दबाकर हत्या की थी, बाद में मां के साथ मिलकर शव को तालाब किनारे फेंका। कुशीनगर में थर्ड वेव से निपटने के लिए जिला प्रशासन की तैयारियां की जा रही हैं। समीक्षा के लिए कैबिनेट मंत्री सोम प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कैबिनेट मंत्री ने कोरोना संक्रमण से निपटने के उपायों की जानकारी लेने के साथ ही अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए।
संत कबीर नगर में ईडी की रडार पर शैक्षणिक संस्था। ईडी की टीम ने घंटों खंगाले अभिलेख, परिजनों और प्रधानाचार्य से घंटों की पूछताछ। गोंडा जिलाधिकारी मार्कंडेय शाह ने तरफगंज तहसील इलाके के बाढ़ क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ आने से पहले सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। गोंडा में घाघरा नदी की चपेट में से गोंडा के ही 2 तहसील क्षेत्र प्रभावित है। बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद सपा भाजपा का सियासी पारा चढ़ गया है। दोनों पार्टी के नेताओं ने राजनीतिक धर्म को भुलाकर एक दूसरे पर जमकर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्वांचल की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपने देखी। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। कोरोना के लगातार कम होते केसेस को देखते हुए पिछले दिन यूपी सरकार ने पाबंदियों में और ढील देने को मंजूरी दे दी है। उसके बाद आज से उत्तर प्रदेश में और ढील मिलने वाले हैं, जिसमें मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। इस दौरान संचालकों को हिदायत दी गई कि उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में ढील के बावजूद यहां पर सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम और जिम को खोलने की इजाजत नहीं थी, जिसके कारण इनके कारोबारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। ऐसे में अब राज्य में जो नई चीजें अनलॉक हुई हैं वो हम आपको बता दें। मल्टीप्लेक्स, जिम, स्टेडियम। बिल्कुल राजीव, और ये एहतियात के साथ ही खुलेंगी। तमाम चीजें हैं जो आज 50% जो क्षमता है उनके साथ ही खुली जाएंगी। चलिए अब जरा जानकारी लेते हैं। हमारे 2 सहयोगी बरेली से अनूप मिश्रा हैं और कानपुर से रतीश त्रिवेदी हैं। सुबह का वक्त है, लोग जिम का रुख करते हैं। अनलॉक की प्रोसेस तो शुरू हो गई है अनूप, लेकिन क्या लोग आ रहे हैं, क्या तस्वीरें हैं, आप बताइए जरा। देखिए स्नेहलता, आपको बता दूं, अगर हम बरेली की बात करें तो बरेली में लोगों को काफ़ी एक्साइटमेंट था कि जिम खुले, मल्टीप्लेक्स खुले, सिनेमाघर खुले, और आज आखिरकार जब जिम खुले हैं तो आप देख सकते हैं मैं इस वक्त चौकी चौराहे स्थित गोल्ड जिम पर हूं और यहाँ पर जो अभी हालांकि ज़्यादा लोग नहीं आए हैं क्योंकि तमाम लोगों को जानकारी भी नहीं है, लेकिन जो लोग आए हैं उनका पूरा जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनके अनुसार यहाँ पर पालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, सभी लोग मास्क लगाए हैं, थर्मल स्क्रीनिंग का भी इंतजाम किया गया है। तो इस तरीके की सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ के जो संचालक हैं उनसे बात करते हैं। फैजान जी, आपसे जानना चाहेंगे कितना इंतजार था आपको इस पल का? काफ़ी लंबे समय से, जैसे कि जब बंद था 1.5 महीना लगभग हो गया था इस चीज़ के लिए, ठीक है, पर गवर्नमेंट के गाइडलाइन सारे फॉलो कर रहे हैं हम लोग। और जैसे कि आप आएंगे उसमें थर्मल स्कैनिंग होगी, प्रॉपर सैनिटाइजेशन होगा, सोशल डिस्टेंसिंग होगा। बस मेंबर को और जो लोकल के हमारे बरेली लोग हैं उन्हें अवेयर होना ज़रूरी है कि अब जिम ओपन हो चुका है, आप लोग जिम आइए, अपने इम्यूनिटी यूज़ करिए, और जिम ओपन है, सारे गाइडलाइंस हम फॉलो कर रहे हैं गवर्नमेंट के। फैजान, जिम की अगर बात करें तो क्या फ़ायदे हैं लोगों को इससे, एक्सरसाइज करने से, और किस तरीके के यहाँ पे क्या योगा वगैरह, मेडिटेशन भी कराते हैं आप लोग? हम लोग योगा कराते हैं, मेडिटेशन प्रॉपर होता है हमारे यहाँ, और जैसे कि कार्डियो हमारे यहाँ है, ठीक है, हम बिल्कुल अनूप, देते हैं। चलिए बिल्कुल सही है, ये सभी जानते हैं, लेकिन जो ये आज़ादी है वो जिम्मेदारी के साथ आई है। गाइडलाइंस को फॉलो करना बेहद जरूरी है। कानपुर का भी रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, और रतीश हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतीश, जिम या स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर कोविड नियमों का पालन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। मसलन रनिंग करने के लिए कोई जा रहा है तो मास्क पहनकर रनिंग करना, या जिम करते हुए रनिंग करना, थोड़ा जिम करते वक्त मास्क पहनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कोविड के नियमों का पालन होगा कैसे? और सुबह सुबह की तस्वीर, क्या वॉक करने के लिए, रनिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, खेलने के लिए स्टेडियम में पहुंच रहे हैं लोग? देखिए राजीव, आज से बहुत सारी छूट और दी गई हैं। कोरोना संक्रमण की गति धीमी हुई है तो उसके 2,500 के आसपास केसेस उत्तर प्रदेश में, और 535 ही के आसपास जो लोग हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं अभी कोरोना के संक्रमण को लेकर। ऐसे में कुछ और छूटें हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएं, ग्रीन पार्क स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम में हम मौजूद हैं, और यहाँ पर कई महीनों बाद ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जब बच्चे यहाँ पर आए हैं। ये बॉक्सर्स हैं और वार्म अप कर रहे हैं अपने आप को। ये बच्चे काफ़ी दिनों बाद घर से निकले
निकले हैं, क्योंकि सरकार ने अब छूट दी है कोरोना संक्रमण के मामले जो कम हो रहे हैं उसके बाद, और इन बच्चों को अब आज से प्रैक्टिस करने को मिलेगी। बहुत दिन घर पर थे और घर पर बोर हो रहे थे, बच्चों की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी। हमारे साथ खेल विभाग की डिप्टी डायरेक्टर मुद्रिका पाठक जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पालन वो यहाँ पे कराएंगी। मैम, किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराएंगी, क्योंकि सरकार ने छूट दे दी है, बच्चे यहाँ पे आएंगे? कोविड प्रोटोकॉल में हम इनको ऑक्सीमीटर और पल्स जो इनका है वो लेंगे और थर्मल स्क्रीनर कराएंगे, और गेट के पास हमारा एक वाटर का है, पानी सप्लाई का है, वहाँ पे ये हैंड वॉश करेंगे। उसके बाद इनके पास सैनिटाइज़र और वो सारी चीज़ें होंगी। और हमने ये कहा है कि मैदान में केवल 50% बच्चे रहें एक टाइम पे, तो इनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अभी केवल फिजिकल फिटनेस और इनकी जो बेसिक स्किल है छुटी हुई है उस पे ये ध्यान देंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और बीच बीच में स्टेडियम है, चूँकि तो बार बार सैनिटाइज़र के अलावा हैंड वॉश की सुविधा यहाँ ज़्यादा है, तो इनके कोचेस को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि बीच बीच में बच्चों को हैंड वॉश भी कराते रहें। आपको तस्वीरें दिखाएंगे राजीव। देखिए, आप कोविड प्रोटोकॉल की तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, और देखिए बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कई महीने बाद की तस्वीरें हैं जो सुखद अनुभव भी देती हैं। सुबह सुबह बच्चे यहाँ आए हैं प्रैक्टिस करने, इसी में कई सारे बच्चे देश का, प्रदेश का नाम रोशन करने वाले भी हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम है, और यहाँ से देश स्तर और प्रदेश इंटरनेशनल स्तर के कई सारे खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं। ये बच्चे काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस से मरहूम थे, क्योंकि कोरोना का प्रकोप इस तरीके का था कि महामारी ने सब चीजों को जद में ले लिया था। सरकार ने छूट दी और ये बच्चे अब घर से निकले हैं और अपनी प्रैक्टिस को अंजाम दे रहे हैं, और काफी खुश भी हैं बच्चे कि कई दिनों बाद उनको स्वाभाविक है, क्योंकि अभी तक घरों में थे, जगह मिल नहीं पा रही थी अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए, और अब स्टेडियम खुल गए हैं, जाकर ट्रेनिंग ले पा रहे हैं। एक अच्छी बात है, अच्छी तस्वीरें हैं। रतीश आपका और अनूप आपका, दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिम भी खुल गए और स्टेडियम भी खुल गए, मल्टी प्रैक्टिस भी आज से खुल रहे हैं। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय गोरखपुर और काशी दौरे की बात कर लेते हैं, जिसका दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह जनता दर्शन के बाद 11 बजे खोराबार के बेलवार के तरकुलानी रेगुलेटर का शुभारंभ करेंगे, और इसके बाद आदर्श इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद सैजनबा में परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद मुरारी इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बीच सीएम योगी संत कबीरनगर के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करने जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी वाराणसी भी जाएंगे, जहां निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। सीएम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे और इसके साथ ही बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे। सीएम अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे, जिसमें श्रावणी मेले की तैयारियों के बारे में भी वो जानकारी लेने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महोत्सव चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे वृक्षारोपण किया। पेड़ लगाने के बाद सीएम ने 100 साल पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि प्रदेश का हर नागरिक कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए। दरअसल वृक्षारोपण महोत्सव के तहत इस बार कुल 30 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 25 करोड़ पेड़ आज ही मतलब वृक्षारोपण वाले दिन ही लगाने का लक्ष्य था। इसके तहत अलग अलग जिलों से जो प्रभारी मंत्री हैं, नोडल अधिकारी हैं, वो भी वृक्षारोपण करते नजर आए। इसे लेकर योगी सरकार ने आज एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। सीएम योगी के कार्यकाल में 100 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं। वृक्षारोपण के इस महाअभियान के अंतर्गत आज हम कई नए रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। उनमें से एक रिकॉर्ड होगा कि विगत 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने जो वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम आगे बढ़ाया है, उसमें आज 1 बिलियनवां यानी 100 करोड़वां पौधा भी लगाने का काम आज प्रदेश सरकार के द्वारा यहां पर किया जा रहा है। और अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत नाजुक बताई जा रही है। आईसीयू में शिफ्ट किए गए हैं कल्याण सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह आईसीयू में शिफ्ट किए गए। कल्याण सिंह की सेहत को लेकर 24 घंटे बहुत अहम माने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका हालचाल जाना है। ब्रेन स्ट्रोक और माइनर
हार्ट अटैक आने के कारण वो अस्पताल में भर्ती हुए। आईसीयू में उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं, कई पदों पर वो रह चुके हैं, संवैधानिक पदों पर रह चुके हैं। और कल्याण सिंह की हालत नाजुक है, अस्पताल में है और आईसीयू में शिफ्ट किए गए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका हालचाल जाना। बात कर लेते हैं यूपी में क्या कुछ खास है। चलिए शुरुआत करते हैं सीएम योगी के गोरखपुर दौरे के। काशी दौरे का आज दूसरा दिन है। जनता दर्शन के बाद 11 बजे खोराबार के बेलावार में तरकुलानी रेगुलेटर का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा आदर्श इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। सहजनवा में परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। इसके अलावा पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी के निधन पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे, उनके घर जाएंगे। काशी में सीएम अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें, जहां 3 अहम मामलों पर आज सुनवाई हुई। पहली, कोरोना काल में मनमानी फीस वसूलने की जो स्कूल का मामला है उस पर सुनवाई है। यूपी सरकार सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड को जवाब देगी। दूसरा, ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग मामले में सुनवाई होनी है। सीबीआई या एसआईटी से जांच की मांग की गई है। पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार मामले पर भी सुनवाई होगी। तो कुल 3 अहम सुनवाई आज हाई कोर्ट में होनी है। उत्तर प्रदेश के बाद बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। क्या रहेगा उत्तराखंड में खास? उत्तराखंड में मंत्रियों को सौंपा जा सकता है प्रभार। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अब उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री वो बन गए हैं और ऐसे में उनके कैबिनेट के जो सदस्य हैं, कौन कौन से प्रभार उनके पास, कौन कौन से विभाग उनके पास रहेंगे। 11 मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है और इस बार सभी कैबिनेट मंत्री बनाए गए। जो 3 राज्य मंत्री थे वो भी कैबिनेट का दर्जा उनको भी दे दिया गया है। तो दिलचस्प रहेगा कि पोर्टफोलियो किसके पास कौन सा रहेगा।